अगला 21 से 23 नंबर का प्रश्न मिलान वाले प्रश्न है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है और दिए गए कुट को आपको देखना है कि कौन सा वाला सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित टॉप 30 MCQs लेकर आए हैं, जो कि प्रयोगशाला एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी समय मिले 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, खुले में कुछ घंटे रखे जाने पर दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि दूध में बनने वाला प्रमुख अम्ल होता है। तो दूध के खट्टा होने में प्रमुख अम्ल कौन है जो जिम्मेदार होता है? तो इसका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, केक बनाने की रेसिपी में बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने का मुख्य कारण क्या है? तो बेकिंग सोडा बनाने का मुख्य कारण होता है दोस्तों, क्योंकि बेकिंग सोडा गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो केक को फुला देता है। तो इसीलिए बेकिंग सोडा डाला जाता है, जिन्हें खाने के सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीने की पानी को कीटाणु रहित करने के लिए प्रायः कौन सी रासायनिक पदार्थ जल में डाला जाता है? तो पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी फिटकरी भी डाला जाता है, लेकिन वो गंदे पानी को साफ करने के लिए डाला जाता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे का अर्थ है? तो गैल्वेनाइजेशन भी जिस क्रिया को कहा जाता है, उसमें लोहे पर चढ़ी हुई परत, तो लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोडीन, तो आयोडीन युक्त नमक करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आयोडीन थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखकर घेंघा रोग से बचाव करता है। ठीक है, घेंघा रोग से बचाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पेट के एक्सरे परीक्षण से पहले रोगी को बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है क्योंकि, तो एक्सरे परीक्षण जब किया जाता है पेट का, तो बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है, और इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन देखिए, तो इसका सही जवाब है बेरियम सल्फेट एक्स किरणों को अवशोषित करके पेट की आंतरिक बनावट को फिल्म पर सफ़ेद रूप में दिखाता है। तो यही है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन नामक दर्द निवारक दवा प्रारंभिक रूप से किस स्रोत से प्राप्त की गई थी? तो एस्पिरिन जो है एक रासायनिक दवा है, लेकिन शुरुआत में इन्हें जो निर्मित करने के लिए किस स्रोत का उपयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब है विलो वृक्ष की छाल, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल में मुख्य सक्रिय अवयव कौन सा होता है? तो लौंग के तेल में मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ यूजेनॉल होता है, और इसी के कारण लौंग के तेल का एक विशेष गंध होता है। तो देखते हैं, नॉन स्टिक रसोई के बर्तनों पर चढ़ी टेफ्लॉन परत किस पॉलीमर की बनी होती है? तो टेफ्लॉन बनी होती है दोस्तों पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इस बहुलक की बनी होती है टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है, साधारण बल्बों में तप्त तंतु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए भरा जाने वाला निष्क्रिय गैस है? तो साधारण बल्बों में कौन सा निष्क्रिय तत्व मिलाया जाता है या रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पुराने ज़माने से कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए अलमारियों में रखने वाली नैप्थलीन की गोलियां रासायनिक रूप से क्या है? तो नैप्थलीन की गोलियां पुराने समय से कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए रखा जाता है, वो एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक है, जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है, टिंचर आयोडीन जिसे घाव पर बतौर एंटीसेप्टिक लगाया जाता है वास्तव में होता है? तो टिंचर
आयोडीन आप याद रखेंगे, ये होता है आयोडीन का एल्कोहल में लगभग 2% वैलेंस। सही जवाब क्या हुआ? सी। अगला प्रश्न है सैकरीन का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? तो सैकरीन जो है शक्कर की तुलना में 200-300 गुना जो है ज़्यादा मीठा पदार्थ है और जिसमें शुगर बिल्कुल नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब क्या है? कृत्रिम मीठा पदार्थ, शुगर सब्स्टिट्यूट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आने वाले प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, ठीक है, और उनके आधार पर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। यदि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण तो ए, यदि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं तो बी चुनना है, और यदि कथन सही है किंतु कारण गलत तो सी, और कथन गलत है किंतु कारण सही तो डी ऑप्शन चुनना है। कथन कारण से संबंधित आज का पहला प्रश्न है कठोर जल में साबुन अच्छी तरह झाग नहीं बनाता है। कारण दिया है कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अपर घुलनशील या अघुलनशील लवण बना देते हैं। तो ये सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टूथपेस्ट प्रायः क्षारीय बेसिक होते हैं। बेसिक टूथपेस्ट मुख में बैक्टीरिया द्वारा बने अम्ल को निष्क्रिय कर दंत क्षय से बचाव करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं, तो इसमें भी ए वाला ऑप्शन आएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है डीडीटी जैसे कृत्रिम कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग आज प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये गलत है, डीडीटी का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। कारण क्या दिया है? डीडीटी जैव अक्रमणीय या ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तथा खाद्य श्रृंखला में इसके जमा होने का खतरा नहीं होता। तो ये जो कारण दिया है ये भी गलत दे दिया है, ठीक है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ये जमा हो जाता है। तो इस तरह से इनमें से दोनों कथन और कारण दोनों ही गलत है दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये प्रश्न विलोपित माना जाएगा। 19वां प्रश्न है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उन्हें रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक में रखा जाता है। सही है, जिन्हें हम फ्रिज कहते हैं। कारण दिया है निम्न ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा अवांछित रासायनिक प्रतिक्रियाएं काफ़ी धीमी हो जाती है जिससे भोजन देर तक सुरक्षित रहता है। तो कारण भी सही है, कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है धीमी हो जाती है जिससे काफ़ी देर तक भोजन सुरक्षित रहता है, तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चींटी या मधुमक्खी के डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा का घोल लगाना लाभदायक होता है। कारण दिया है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षार है जो डंक द्वारा त्वचा में डाले गए फार्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर देता है। तो इसमें से भी कथन और कारण दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला 21 से 23 नंबर का प्रश्न मिलान वाले प्रश्न है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है और दिए गए कुट को आपको देखना है कि कौन सा वाला सही है। तो देखिए इसमें दिया है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दही में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका कहा जाता है, तो ये ए वाला आ गया। टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली या अंगूर में होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक या टमाटर में। तो इस तरह से जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अगले प्रश्न में रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम का मिलान करना है। तो देखिए पहले दिया है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इनका सामान्य नाम क्या चीज़ है? तो इन्हें बेकिंग सोडा करके जाना जाता है, तो ये आ गया, सी आया पहले में। उसके बाद दूसरे में दिया है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या चीज़ होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। तो दूसरा में आ गया डी वाला, तो सी और डी वाला देखना है, ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन आएगा इसमें। तीसरा में क्या है? सोडियम कार्बोनेट, तो इन्हें कहते हैं धोने का सोडा, तो ये ए वाला आ गया। और चौथा जो दिया है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इस तरह से सही जवाब ए वाला है। अगले प्रश्न में बहुलक और उनके दैनिक जीवन में मिलान से
मिलाना है तो सबसे पहले दिया है पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये किसमें आएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है दोस्तों पानी के पाइप या केबल इंसुलेशन में। पीईटी का प्रयोग किस चीज़ में होता है? पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलें बनाने में। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा वाला डी में। टेफ्लॉन का उपयोग होता है नॉन स्टिक रसोई बर्तन पर कोटिंग के लिए। और बेकेलाइट का उपयोग होता है बिजली के स्विच व उपकरण के खोल बनाने के लिए। तो बेकेलाइट और टेफ्लॉन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी सभी भी, तो ये आपको याद रखना है। और इस तरह से जो कोट जिसमें मिल रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न है। धोने का सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O में जल अणुओं का द्रव्यमान प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले धोने का सोडा का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, और उसके बाद जल के अणुओं का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है और फिर उनका प्रतिशत निकालना है। तो जब हम धोने के सोडा का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे? इनके सूत्र में जो जो चीज़ है और उसके जितने परमाणु हैं उनसे गुना करके निकालेंगे। तो सबसे पहले सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 23। तो 23 के 2 परमाणु है तो 23 गुणित 2, प्लस कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 कार्बन का क्या लिखेंगे हम? 12, प्लस ऑक्सीजन 3 है मतलब 16 गुणित 3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का। और 10H2 है तो 10, और इसके अंदर H का परमाणु भार होता है 1, तो 1 गुणित 2, 2 परमाणु है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो ये 16। तो इस तरह से जब इसको हम हल करेंगे 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 16 मतलब 18, तो 46, 12 और 48 इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो 106 आएगा, प्लस 10 गुणित 18 तो 180, तो टोटल कितना आ गया? ये आ गया 286। अब 286 जो है कुल आणविक द्रव्यमान हुआ, उसमें पानी का द्रव्यमान हो रहा है पानी के अणुओं का 180। तो हमें क्या करना है? क्या करेंगे? 286 नीचे रहेगा, 180 ऊपर रहेगा, गुणित 100 करेंगे, गुणित 100 करेंगे। तो इस तरह से इसको हल करने के बाद आंसर आएगा 62.94, लगभग 62.94, मतलब ये 63 के आसपास है, इसलिए सही जवाब होगा सी। प्रश्न देखते हैं। यदि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो लगभग कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी? तो सबसे पहले इसमें हमें उनका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा या आणविक द्रव्यमान। तो कैल्शियम कार्बोनेट में इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो कैल्शियम का आणविक भार होता है 40, प्लस कार्बन मतलब 12 प्लस 16, तो ये तीनों को मिला दिए तो ये हो गया 100। ठीक है, तो ये 100 ग्राम हो गए। और कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो कार्बन का परमाणु भार है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 और 16 गुणित 2 मतलब 32, तो इस तरह से 12 और 32 जोड़ दिए तो 44 आया। तो 100 में ये कितना हो रहा है? 44 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी? 44 ग्राम, तो सही जवाब होगा इसका बी। अगला प्रश्न है खालिस्तान से संबंधित। चींटी के डंक में खालिस्तान अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न है सिरका मुख्यतः खालिस्तान अम्ल का तनु विलयन होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 28वें नंबर का प्रश्न है बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ खालिस्तान अम्ल मिलाया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर आटे को फूलने में मदद मिल सके। तो बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है,
और इसी कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर आटे को फूलने में मदद करता है। प्रश्न है, एलपीजी गैस में रिसाव का पता लगाने हेतु तीव्र गंध प्रदान करने के लिए खालिस्तान नामक यौगिक मिलाया जाता है। तो इसका सही जवाब है इथाइल मरकेप्टेन। इसके विशेष गंध के कारण जो है अगर एलपीजी गैस में रिसाव होता है तो उसका पता चल जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहलाने वाला पदार्थ वस्तुतः खालिस्तान का ठोस रूप होता है। तो शुष्क बर्फ वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। तो बी वाला इसका सही जवाब होगा।